खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेंगे सुर्खियों का। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, सभी अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के निर्देश। बाहरी राज्य के 2 मरीज ऋषिकेश में पाए गए। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहले दिन के लिए 48,000 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में जुलाई में जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ी, सचिव धीराज सिंह गब्रियाल ने 19 से अधिक संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के निर्देश दिए। एक देश एक सूचना पर समिति ने सुझाव। उत्तराखंड से रिपोर्ट मांगी। एक साथ चुनाव होने पर देश को 5 लाख करोड़ का लाभ। पहाड़ों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी, कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल से जैव विविधता के संरक्षण व बचाव को लेकर सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने वन मंत्री सुबोध उनियाल से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक कार्यक्रम में जहाँ पे जैव विविधता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ हैं वन मंत्री सुबोध उनियाल जी। उनसे जानेंगे कि क्या विस्तृत जानकारी लेंगे कि जैव विविधता के बारे में क्या किया जा रहा है। सर, जैव विविधता दिवस है, इसको लेकर के किस तरीके की कार्य किए जा रहे हैं और जिससे इसे बचाव के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? देखिए, जैव विविधता का संरक्षण समय की आवश्यकता भी है, मानवता के लिए भी जरूरी है। तो इसी को देखते हुए जो हमारा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसके द्वारा तमाम विद्यालयों में बच्चों के बीच जाकर के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों को पेंटिंग के माध्यम से, डिबेट्स के माध्यम से कि जैव विविधता की आवश्यकता क्यों है मानव जीवन के लिए, उस पर उन पर कॉम्पिटिशन होता है ताकि बच्चों को उसके बारे में जानकारी मिले। इसके अलावा इस बार आज पहली बार जो है ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के बीच में एक MOU हुआ है, जिसमें नॉलेज पार्टनर का काम करेंगे। बच्चे आकर के जैव विविधता बोर्ड से मिलकर के जैव विविधता के कंजर्वेशन पे क्या किया जाता है उसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ साथ किस तरह से पेड़ पौधे लगाकर, जानवरों को बचाकर, बर्ड्स को बचाकर, हमारे जो स्प्रिंग्स हैं इनका संरक्षण करके, हमारे पानी के स्रोतों का संरक्षण करके, हमारे वनों में डिग्रेडेड फॉरेस्ट को अपग्रेड करके, ये तमाम चीज़ें हैं जो बायोडाइवर्सिटी को जिंदा रखने के लिए आवश्यक हैं। तो इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूँ यही कारण है कि UNDP ने जो भारत सरकार को एक प्रोजेक्ट 340 करोड़ का जो UNDP के माध्यम से चल रहा है, उसमें 3 राज्यों में हमारे राज्य को भी एक शामिल किया गया, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हमारा राज्य काफ़ी मेहनत से काम कर रहा है और लोगों के सहयोग से, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से काम कर रहा है। जिस तरीके से वन्य जीवों को बचाने की बात करते हैं, जंगल को बचाने की बात करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर कहीं ना कहीं हमें पेड़ या जंगल को काटना पड़ता है, उसको कैसे हम बचा सकते हैं? देखिए, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो लोग, मैं पढ़ता हूँ अखबार में कि इतनी ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई साहब राज्य बनने के बाद। देखिए, ये राज्य बना ही विकास की अवधारणा पे था। अब विकास की अवधारणा के साथ साथ अब किस तरह से वनों को संरक्षण भी करें, संवर्धन भी करें, इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हमारा राज्य ऐसा है, राज्य बनते हुए जितनी जमीन फॉरेस्ट लैंड हम पे थी, आज उससे ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड है। यानी कि जब आपको कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए ज़मीन ट्रांसफ़र होती है फॉरेस्ट की, या पेड़ आप काटते हैं, तो उतनी ही ज़मीन आपको वन विभाग को देनी पड़ती है दूसरी, और साथ साथ उतने ही प्लांटेशन भी आपको करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अगर हमने 100 पेड़ काटते हैं तो 200 पेड़ लगाने का काम करते हैं। अगर 100 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसफ़र भी, तो 100 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग को देनी पड़ती है। तो लिहाजा फॉरेस्ट लैंड का बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि हमारे राज्य में वन संरक्षण, वन संवर्धन पर काम अच्छा हुआ है। ये थे हमारे साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल जी, जिन्होंने बताया वह जैव विविधता के बारे में और जानकारी दी कि किस तरीके से हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। मैं शिव नारायण अपने सहयोगी शुभम चौहान के साथ के न्यूज इंडिया, देहरादून। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रमुख चौकों का ब्यूटिफिकेशन चल रहा। जिलाधिकारी सचिव बंसल ने घंटाघर क्षेत्र के ट्रैफिक सुधार और सुरक्षा के लिए हो रहे कामों का स्थलीय निरीक्षण किया। परियोजना में गए राउंड अबाउट ट्रैफिक लाइट्स और रिस्क रोड्स बनाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक सुगम और दुर्घटना कम हो।
घंटाघर को पारंपरिक पहाड़ी शैली में सजाकर देहरादून की सांस्कृतिक विरासत को भी सम्मानित किया जाएगा। हमारे राजधानी में ऑनरेबल सीएम के डायरेक्शंस पर प्रोमिनेंट चौक चौराहे हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन भी चल रहा है। सड़क सुरक्षा के माध्यम से उसमें जो इंटरवेंशंस हम कर सकते हैं, राउंड अबाउट्स देने हैं, ट्रैफिक लाइट्स लगानी है, स्लिप रोड्स निकालनी है, जिससे एडिशनल हमको पाथ मिल जाए ट्रैफिक को ईज आउट करने का, एक्सीडेंट्स को न्यून करने का। और इसके साथ ही घंटाघर का ब्यूटिफिकेशन भी हमारा साथ साथ चल रहा है। घंटाघर हमारा एक आइकॉनिक टावर है, आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है हमारी राजधानी का, जो हमारे कल्चरली और इमोशनली कनेक्ट है लोगों के साथ। तो इसको हमने और भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया है, और जो हमारी पहाड़ी शैली है उसको हम कैसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं उस पर भी कार्य किया जा रहा है। प्लस साथ ही जो पहले इसमें डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू ब्लॉक होता था और लोगों को एक्सेस नहीं था, तो अब इसको हमने इस डिज़ाइन पर वर्क किया है कि इसका व्यू और ज़्यादा क्लियर हो और लोग इसको एक्सेस कर सकें और इसके साथ अपनी मेमोरीज़ को साझा। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां 2020 में केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया था, जिसमें कि शिक्षा के क्षेत्र में तमाम बदलाव किए गए थे। उसी के तहत परीक्षा संबंधी भी तमाम नियम कायदे बदले गए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 साल में 2 बार करने के नियम भी इस नीति के तहत लागू किए गए। उत्तराखंड सरकार ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्णतया अपनाने की बात कही है। उसी के तहत अब राज्य में हाई स्कूल की परीक्षाएं 1 साल में 2 बार करने की कवायद तेज हो गई है। हाल ही में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन द्वारा अन्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्रावधानों को राज्य में समाहित करने के दिशा निर्देश दिए गए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उत्तराखंड बोर्ड में भी हाई स्कूल की परीक्षाएं साल में 2 बार कराई जाएंगे। इस विषय पर निर्देशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की परीक्षा पैटर्न को सीबीएसई बोर्ड भी अपनाने जा रहा है। ये NEP 2020 जो है उसके तहत सीबीएसई के द्वारा भी निर्धारण किया गया है कि वो हाई स्कूल की परीक्षा को 2 बार लेंगे। ठीक है, तो चूंकि NEP 2020 एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो इसमें विचार किया जा रहा है उत्तराखंड में भी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमें पूर्ण तरह से हमारा राज्य लागू करना है। तो उसी बारे में डिसीजन लिया जा रहा है कि हम भी परीक्षा को 2 बार संपन्न करवाएंगे। खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा देहरादून में प्रेस वार्ता की गई। यह प्रेस वार्ता उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यक्रम में की गई। यही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने बताया कि देहरादून के क्षेत्र कारगी के समीप डंपिंग जोन को हटाने के लिए 1 जून को 24 घंटे का उपवास रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया है कि देहरादून ही क्षेत्र में भंडारी भाग के रेस्ट कैंप का फ्लाईओवर काम पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है। सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। फ्लाईओवर को पूर्ण करने और उसकी चौड़ाई बढ़ाने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल 26 मई को 1 दिवसीय धरना देगी। हमारे प्रमुख 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जिस पर हम पूर्व में 1 मई को डंपिंग जोन कारगी में हमने एक उपवास का वहां पर 1 दिवसीय उपवास रखा था कि यहां से डंपिंग जोन तथा प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। इस पर जो है 1 जून को दोबारा उत्तराखंड क्रांति दल कारगी में दोबारा से वहां पर 24 घंटे के उपवास को रखा जाएगा कि हमारी पहले भी मांग यही थी और आज भी हमारी एक ही मांग है कि इस प्लांट को यहाँ से अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि आबादी में इस प्रकार से कूड़े का प्लांट नहीं लगाया जा सकता है। इससे हमारे
हमारे मूल अधिकारों का इसे हनन कहेंगे, क्योंकि संविधान स्पष्ट तौर पर व्यक्ति को जीने की एक स्वतंत्रता देता है और जीने की स्वतंत्रता में उसको स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी का भी अधिकार है। खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील के मनकी घाट से गौ घाट तक बिना किसी अनुमति के रात के अंधेरे में किए जा रहे अवैध खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने खनन अधिकारी उधम सिंह नगर व एसएसपी उधम सिंह नगर के तत्काल प्रभाव से अवैध खनन पर रोक लगाने के निर्देश जारी करने के साथ ही खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जून की तिथि नियत की है। बता दें कि सुबेग सिंह व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उधम सिंह नगर की बाजपुर तहसील में माफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में आरक्षित वन क्षेत्र कोसी नदी में बिना किसी की अनुमति लिए रात में कोसी नदी में अवैध खनन किया जा रहा है। जब वन विभाग की टीम द्वारा इन्हें रोकने गई तो खनन माफियाओं ने उन पर भी हमला कर दिया। खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग द्वारा थाना रामनगर में मुकदमा दर्ज कराया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर कोसी नदी में अवैध खनन पर लगाम नहीं लगाई गई तो वर्षा काल के दौरान क्षेत्र में लगते हुए गांवों को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनकी फसल व खेत बह सकते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए और अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पूरा तराई का क्षेत्र अभी अवैध खनन करने वालों के जद में है, इस पर शीघ्र रोक लगाई जाए। जो ये जनहित याचिका थी वो तहसील बाजपुर जिला उधम सिंह नगर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग और खनन से संबंधित ये याचिका थी। और पर्टिकुलरली ये याचिका मनकी घाट से गो घाट तहसील बाजपुर के संबंध में थी, जहां पे इल्लीगल माइनिंग हो रही है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी अथॉरिटी के, और ज़्यादातर जो माइनिंग हो रही है वो रात के समय में हो रही है, जिसका कोर्ट के द्वारा संज्ञान लिया गया। और कोर्ट के द्वारा वीडियो और पेन ड्राइव में ये सारा घटना जो है स्वयं देखने के बाद इसका भी संज्ञान लिया गया है कि वहाँ के सब डिविजनल जो ऑफिसर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनके ऊपर भी अभी हाल फिलहाल में जो है इस क्षेत्र में माइनिंग को रोकने के लिए जब कार्रवाई की गई तो उनके ऊपर भी गोलियां चलाई गई, जिसके संबंध में थाना रामनगर क्षेत्र में जिला नैनीताल में उन्होंने एक प्राथमिक FIR भी दर्ज कराई है, जिस पे जांच अभी चल रही है। और कोर्ट ने सभी बातों का संज्ञान लेते हुए तहसील बाजपुर में माइनिंग अधिकारी उधम सिंह नगर को और SSP उधम सिंह नगर को ये आदेश किया है कि तुरंत इसका संज्ञान लें। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे, जो हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, KMBN मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की समीक्षा की गई। विधायक ने वर्ष 2022 से लेकर 2025 की विधायक नीति से संपन्न कार्यों के शीघ्र लोकार्पण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सड़कों, जल आपूर्ति, विद्युत और सफाई जैसे जन कल्याण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने को भी कहा। विधायक ने बताया है कि प्रदेश में वो विधायक निधि खर्च करने में अग्रणी है और जनता को बेहतर सुविधाएं दिलाने के लिए सभी विभाग सतर्कता से काम करेगी। मैंने मेरा मतलब जो चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न। तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ, तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। पर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए। गर्मी के प्रचंड प्रकोप से इंसान ही नहीं, वन्य जीव भी बेहाल है। इसी को देखते हुए तराई पश्चिम वन प्रभाग के परमात्मपुर रेंज में वन विभाग ने वन्य जीवों के लिए पानी की समुचित व्यवस्था की है। रेंज क्षेत्र में कुल 7 कच्चे और पक्के वाटर
हॉल बनाए गए हैं। कुछ वाटर हॉल प्राकृतिक स्रोतों से भरे हैं, जबकि अन्य में टैंकरों के जरिए नियमित रूप से पानी पहुंचाया जा रहा है। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल होने से वन्य जीवों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, जिससे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर रुख न करें। वन क्षेत्र अधिकारी महेश बिष्ट ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकना और वन्य जीव को सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना है। वाटर हॉल की मरम्मत कर उन्हें पूरी तरह से उपयोगी बना दिया गया है। अभी क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर हॉल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष जो गांव की तरफ जानवर आते थे उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, कहाँ मतलब यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उन्हीं से उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं है। खबर आपको कोटद्वार से बता रहे हैं, जहां श्री बद्री केदार मंदिर समिति का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह जनपद पौड़ी पहुंचे हेमंत द्विवेदी का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कोटद्वार, डुंगडा, काटखाल, पोखाल और धरतनी में जगह जगह उनके जनपद वासियों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उनके गांव खोबरा के ग्रामीणों द्वारा थल नदी में आयोजित हो रही रामकथा में भी हेमंत द्विवेदी ने हिस्सा लिया। बीकेटीसी का अध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर करते हुए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा केदार और बद्री विशाल की पितरों के आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है, उसके लिए वह अपनी मातृभूमि का हमेशा ऋणी रहेंगे। मैं आज में सचमुच जो है कि अभिभूत हूँ और बहुत ही भावपूर्ण वाला वातावरण है। सभी मेरे यहाँ क्षेत्र में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष बनने के बाद में प्रथम बार अपने गांव में अपने कुल देवता की पूजा के लिए यहाँ पर आया था और यही थल नदी में जो है भगवान राम की कथा का भी यहाँ पर राम कथा का श्री व्यास जी के द्वारा यहाँ पर जो है राम कथा का वो चल रहा है और सभी गाँव वासियों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया, मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। और तो सबसे पहले मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और ये पूरे यमकेश्वर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि यमकेश्वर क्षेत्र के एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति को बीकेटीसी की जिम्मेदारी दी गई है। और मुझे लगता है कि बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम सब पर ऐसा ही बना रहे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं रहेगी। क्योंकि श्री हेमंत द्विवेदी जी अपने आप में वो पहले भी पार्टी के कई पदों पर आप आसीन रह चुके हैं। खबर आपको टिहरी से बता रहे हैं, जहां लखवाड़ बांध प्रभावित काश्तकार संघर्ष समिति व जिला अधिकारी के नेतृत्व में L&T कार्यदाही संस्था के साथ जिला सभागार में बैठक हुई। टिहरी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले काश्तकारों से वार्ता की। यमुना नदी में बन रही लखवाड़ बांध परियोजना में दर्जनों गाँव प्रभावित होने हैं। उन गाँवों का विस्थापन के साथ संपत्तियों का निस्तारण किया जाना है और बांध प्रभावित संघर्ष समिति ने आज जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की उपस्थिति में कार्यदायी संस्था के साथ जिला सभागार में बैठक की। बैठक में जिला अधिकारी ने L&T कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को बांध प्रभावित काश्तकारों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक ठोस नीति बनाने की बात, साथ ही जिला अधिकारी टिहरी ने 1 माह में फिर कंपनी के अधिकारियों व संघर्ष समिति के साथ बैठक बुलाने के निर्देश जारी किए। डायटीशियन से अभी मेरी बात हुई है, तो नॉर्मली जो है हर वार्ड में जो मरीज भर्ती रहते हैं उनके लिए पूर्व में निर्धारित डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग हमको डाइट दिया जाता है। कुछ स्पेशल केसेस में कुछ ऐसी बीमारी है जिसमें अलग से डाइट देना पड़ता है, उसके लिए डाइटिशियन डिसाइड करने के बाद बट किया जाता है। यदि किसी जो कॉन्ट्रैक्टर है हमारे जो मेस वाले हैं उनके द्वारा कोई लापरवाही बरती गई है तो स्ट्रिक्टली कदम उठाएंगे हम। वैसे आज पुनः फरवरी 2023 में ये बांध निर्माण का कार्य शुरू हुआ। हम लगातार 2 वर्षों से अपनी परिसंपत्तियों का
ज्ञापन कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण की बात इनसे कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम जिला अधिकारी महोदय जी के पास पिछले बार आए थे तो उन्होंने आज बैठक रखी थी, जिसमें UGBNL और कार्यदायी संस्था LNT के अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई। प्रोजेक्ट जो हमारा बन रहा है उसके प्रभावित होने वाले जो गांव हैं उसके जनप्रतिनिधियों द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही थी बैठक की, तो उसमें आज हमने एजेंसी जो UGBNL है और जो कार्यदायी संस्था है LNT उनके साथ विस्तृत बैठक करी है। जितने भी उनके इश्यूज थे उसमें काफ़ी वार्ता करी है, कुछ का हमने रिजॉल्व किया है, कुछ में अभी हमने एक समय का समय दिया है डिपार्टमेंट्स को। 1 महीने बाद हम पुनः इस मीटिंग को करेंगे। खबर आपको अल्मोड़ा से बता रहे, जहां अल्मोड़ा उदय शंकर नाट्य अकादमी में रात की शिक्षक संघ उत्तराखंड के जनपद अल्मोड़ा का 2 दिवसीय अधिवेशन का शुभारंभ हो गया है। अधिवेशन के पहले दिन शैक्षिक उन्नयन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय शिक्षक संघ अल्मोड़ा के जिला अध्यक्ष भारतेंदु जोशी ने बताया कि इस 2 दिवसीय शैक्षणिक यूनियन गोष्ठी अधिवेशन के पहले दिन शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी तथा निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया और प्रत्याशियों की गोदरिंग की प्रक्रिया का कार्य किया जा रहा है और कल 24 मई को मतदान और मतगणना का कार्य किया जाएगा। प्रति द्विवार्षिक राजकीय शिक्षक संघ की शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी और उसमें उसके पश्चात अधिवेशन और निर्वाचन का कार्यक्रम इसमें रहता है। आज के दिवस में जो प्रथम सत्र हमारा अभी चल रहा है उसमें शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है। इसके पश्चात जो हमारे निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आज नामांकन और प्रत्याशियों के जो अपने गैदरिंग है वो होगी और कल को इसमें मतदान और मतगणना। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे, जहां हल्द्वानी के कमऊ में सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में बाल रोग विभाग के मरीजों को तय डाइट के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा है। परियोजना ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप, लापरवाही और बच्चों को अधपका चावल व सूखी ब्रेड परोसे जाने का आरोप लगाए हैं। शिकायत करने वाले कैंटीन कर्मचारियों की अभद्र व्यवहार से भी तीमारदार परेशान है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद सिंह तितियाल ने मामले की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया है। परिजन जल्द सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। आयुष्मान के लिए आयुष्मान मित्र को कर रखा है, कॉन्फ़िगरेशन आयुष्मान के लिए है, कौन कौन से पेपर्स कम हैं, ये सब चीजें होना चाहिए। सर वो दोनों कई बार हमने कहते हैं, इवन यहाँ आयुष्मान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट है, उसका काम है ये चीजें कि डॉक्टर द ट्रीटमेंट काम उनको करना। तो सुबह में वो चाय भेज देते थे, जबकि वहाँ अंडा मैडम का गई थी, लेकिन नहीं दिया। तो यहाँ पर डाइट आपको नहीं मिल रही है और इलाज किस तरह का है? इलाज बहुत बढ़िया है, सभी अच्छे हैं। तो बच्चों को डाइट पूरी मिल जाए, दूध भी ज़्यादा डाइट में क्या क्या लिखा है, क्या क्या मिलना चाहिए? डाइट में खिचड़ी लिखी है सुबह में और दलिया लिखा है, दूध अंडा। वो तो काम तो हो रहा है पर ढीला हो रहा है। देखो एक डॉक्टर के भरोसे तो इनका अल्ट्रासाउंड चल रहा है, हमको अल्ट्रासाउंड मेरे पेशेंट का हमारा भर्ती है और अल्ट्रासाउंड भी दे दे 4 दिन बाद, तो तब तक पेशेंट बैठे आप बताओ तब तक बीमारी का पता चल रहा है। डाइट का क्या दिक्कत है? डाइट तो बिल्कुल खत्म है। हाँ डाइट को देखो ना, सूखे हुए चावल एक बार टेस्ट करा था चावल ना। स्टाफ तो स्टाफ तो बहुत अच्छा है, अभी तक तो हमारे तो बहुत अच्छा है, पूरी दिन पूरी रात बहुत मेहनत की हमारे स्टाफ ने। बट जो ये खाना वाले हैं बहुत ही बदतमीज और बहुत ही बदतमीज से बोला। एक दिन उन्होंने मुझे हाथ में ब्रेड दिया और मुझे सूखा ब्रेड और चाय दे रहे बच्चों को। बच्चा चाय पीता ही नहीं, 3 साल का बच्चा चाय थोड़ी पी रहा हो, तो दूध पिएगा ना। तो फिर मैंने बोला कि अंडा दो, जिसको जो करना है आप कर लो, देख लेंगे ऐसा बोला। फिर आज जब स्टाफ से बात हुई तो उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो। मेरे को लगा ऐसे खड़े होकर तड़ी दिखा रहा था बिल्कुल, तो मेरे को भी थोड़ा सा मेरी और उसकी बहस हुई। ये 1 साल तो होने का बेटी है इसकी। पहले इसके पापा का भी वहाँ गए आयुष्मान कार्ड बनाने, पहले बन जाएगा हाँ मैडम ने बाहर भेजा। फिर दूसरे दिन शाम को गए, फिर वो बोलने लगे हाँ आ जाओ करके, इसका राशन कार्ड का जो नाम है आगे। खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भाटी और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से गांव 84 में मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नारकोटिक्स कैप्सूल, सिरप सहित कई तरह की नशीली दवाइयां बरामद की। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।